नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज लेक्चर 4 देखेंगे। ठंड भाई तेज हो गई है, ठीक है। तो लेक्चर 4 में हमारा पहले तो हम लोग देख रहे थे कि अब तक हम लोग क्या क्या देख लिया। तो इसके पहले वाली क्लास में देखा कि यूरोपीय कंपनी का आगमन देखा, फिर उनमें फाइट हुई कैसे कैसे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को आगे लेके आती है। फिर हमने देखा कि भाई फ्रांसीसी कंपनी से उनकी टकराव होगी, आंग्ल कर्नाटिक वार हमने देखा। उन चीज़ों को जब खत्म होता चला गया, उसके बाद से हमारी बारी आती है कि भाई कि बंगाल में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को इकोनॉमिक रूप से संपन्न बनाती है। तो फिर हमने उस आर्थिक रूप से संपन्नता को समझा। बाद में देखा कि जब कंपनी क्या होगी कि आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगी तो उसकी पॉलिटिकल जो एम्बिशन है वो जाग जाएंगे। फिर इसका एग्जाम्पल आप प्लासी के युद्ध में देखते हैं। खैर, प्लासी के युद्ध को आपने देखा कि ये कोई युद्ध नहीं था, ये अपने आप में एक स्ट्रेटजी थी। या स्ट्रेटजी को भी अगर हम लोग उस जमाने के हिसाब से देखें तो ये अपने आप में केवल एक षड्यंत्र था, क्योंकि आज के जमाने में ये रणनीति हो सकती है। उस जमाने में ये क्या थी, तो उस जमाने में केवल ये षड्यंत्र था। ध्यान देना। तो ये पूरी बातें हो गई। इसके बाद से हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो। यहां तक जब प्लासी का युद्ध क्या होता है, इंग्लिश जीतते हैं। तो इंग्लिश कोई आर्मी रूप से, मतलब आर्मी के अनुसार अपने आप को सक्षम नहीं साबित करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि ये चालाक है, ये धूर्त है, ये षड्यंत्रकारी है, ठीक है। इन बातों को प्रूफ करते हैं केवल। यानी कहने का मतलब है कि ये लड़ाई स्ट्रेटजी के दम पे लड़ते हैं, हालांकि उस समय अनुसार वो एक षड्यंत्रकारी थे। अब देखो, जब बक्सर का युद्ध खत्म हो जाता, प्लासी का युद्ध जब खत्म हो जाता है तो यहाँ पे गवर्नर के रूप में वेंसिटार्ड आता है, ठीक है। और बंगाल का नवाब कौन बनेगा, तो शर्त के अनुसार बंगाल का नवाब बन जाएगा मीर जाफर। हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे बक्सर का युद्ध, जो कि हुआ था कब, 22 अक्टूबर 1764 को। विश्वास रखो 30 से 32 क्लास लगेंगी, आपकी पूरी इंडियन हिस्ट्री आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे खत्म हो जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट क्लास लेके चलेंगे। पीडीएफ नोट्स भी शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग प्रिंट आउट निकाल लो। क्लास को केवल और केवल क्या करना है, ध्यान से देखते चलना है। और इस क्लास को देखने के बाद आप अपना पीवाईक्यू सॉल्व करना। पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, विश्वास रखो आप लोग। और केवल मैं पीवाईक्यू लेके नहीं चल रहा हूं, जहां चीजों को कॉन्सेप्चुअली लेके चलना है, पैरेलली में कॉन्सेप्चुअली भी लेके चलना हो चीजों। तो धैर्य के साथ बस क्लास को देखते चलना है, ठीक है। वीडियो एक बार अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, खासतौर पर जिनको हिस्ट्री से डर लगता है और जिसकी हिस्ट्री के क्वेश्चंस इस बार गलत हुए हो अच्छे खासे, तो एक बार जरूर बताना। बैटल ऑफ बक्सर को देखोगे तो बैटल ऑफ बक्सर होता है 22 अक्टूबर 1764 को। बैटल ऑफ बक्सर करेगा क्या, अगर हम लोग इंग्लिश की नजर से बैटल ऑफ बक्सर की इंपॉर्टेंस देखें तो इंग्लिश की नजर से देखो, इंग्लिश कभी कोई लड़ाई लड़ेंगे तो वो आर्थिक समझौता जरूर करेंगे। आप देखना, कभी भी किसी से युद्ध लड़ेंगे तो युद्ध हर्जाना ले लेंगे कि भाई कि युद्ध लड़ने में हमारा इतना नुकसान हुआ, पहले वो दे दो, बाकी बातचीत बाद में करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक फायदे कहने का मतलब है कि हमेशा लेंगे, क्योंकि एक व्यापारिक कंपनी है और कंपनी को हमेशा लाभ चाहिए, तो आर्थिक समझौता हमेशा करेंगे। लेकिन उसके बाद से वो राजनीतिक समझौता करना स्टार्ट करेंगे। तो बैटल ऑफ बक्सर में वो क्या दिखाएंगे कि भाई हम आर्मी के रूप में क्या है, अगर हम लोग रेड कलर उठा लें, आर्मी के रूप में इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो साबित हो जाएगी कि भाई ये आर्मी के रूप से क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। अब देखो, मीर जाफर शर्त के अनुसार से क्या बनेगा कि भाई बंगाल का अब आपका बन जाएगा नवाब बन जाएगा। अब शर्त क्या थी कि भाई जो क्लाइव था, बोला था मीर कासिम को कि भाई हम तुमको क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बनाएंगे। थोड़ा मित्रता निभाना, जो चीज थोड़ा बड़ा मांगेंगे, बहुत ज्यादा नहीं मांगेंगे, वो तुम हमको प्रोवाइड कर देना, बाकी तुम राज करो, हम तो वो थोड़ी परेशान करने वाले हैं। तो आप कहते हैं कि भाई हमको वर्धमान, नदिया और हुगली, ये 3 जिले थे, ये 3 जिले हमको क्या करो दे दीजिए आप। इसकी रेवेन्यू की जो अधिकार है, जो इसके राजस्व का अधिकार है वो हमको दीजिए। मतलब इन 3 जगहों से राजस्व वसूली का अधिकार मांग लेते हैं मीर जाफर से। मीर जाफर भी भाई पहले सेना नायक था, अब चूंकि क्या है कि ये सेना नायक से बना हुआ है क्या, नवाब, सेना नायक से नवाब बना हुआ है, नवाब बना हुआ है, तो भाई बात तो मानना ही पड़ेगा, बात मानेगा दे देगा। लेकिन होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले केवल इतना नहीं रुकेंगे, इनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब सोचो कि बंगाल की स्थिति, बंगाल के लोगों को तो पता ही है ना कि भाई हुआ क्या, कि मीर जाफर ने कैसे कंट्रोल किया है, ठीक है, कैसे सेना नायक से नवाब बनाए। तो उनके जो नवाब थे उनको धोखा देके, उनसे छल करके बनाए। और तो वो देखेंगे कि भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो जो चीजें मांग रही है देता जा रहा है, तो यानी वो मीर जाफर को बहुत कम आंकना शुरू कर देंगे, ठीक है, कि भाई ये तो मतलब गद्दार है। तो ये भी क्या करेगा, लगेगा कि यार कि इसको लगेगा कि भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो थोड़ा सा मना करना स्टार्ट करेगा।
जब मना करना स्टार्ट करेगा तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को लगेगा कि भाई हमको तो अपना ये जो नवाब है इसको बदलना पड़ेगा। एक चीज समझना, एक अच्छी बात अगर आपसे एक इंपॉर्टेंस की बात बोल दे कि प्लासी के युद्ध की अगर पॉलिटिकल फायदा आप एक चीज देखना चाहते हो इंग्लिश को क्या मिला, तो वो सबसे बड़ी फायदा मिलती है कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। यानी अब आप देखोगे खासतौर पे बंगाल में वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे कि बंगाल का नवाब कौन बनेगा वो डिसाइड करेंगे। जैसे कब मीर जाफर आएगा, कब मीर कासिम आएगा, फिर वापस मीर जाफर आएगा, फिर नजमुद्दौला आएगा, फिर सैफुद्दौला आएगा, ठीक है, फिर मुबारकुद्दौला आएगा। तो यानी वो डिसाइड करना स्टार्ट करेंगे कि बंगाल में कौन किसका राज रहेगा, वो ये, और राज उसी का रहेगा जो कठपुतली रहेगा। मतलब कठपुतली का सिंपल सा मतलब है जो इनकी अनुसार काम करेगा। फिर क्या होगा, मीर जाफर के ऊपर एक षड्यंत्र रखेंगे कि ये क्या है कि जो इनकी विरोधी कंपनियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों पे नहीं संबंध लगाया, मीर जाफर का इन्होंने संबंध लगाया। एक आध बार मीर जाफर क्या होता, डच कंपनी के लोगों से जाके मिल लिया था, तो इन्होंने क्या लगाया कि भाई ये डच कंपनी से क्या कर रहा है, हमारे विरुद्ध ताल्लुकात रख रहा है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इसको हटा के किसको बना दिया, मीर कासिम को बना दिया बंगाल का नवाब। आपको क्या होगा, मीर कासिम बंगाल का। अच्छा, मीर कासिम क्या था, तो संबंध में इसका दामाद था, मीर जाफर का दामाद था, मीर कासिम आ जाएगा। इनसे गलती क्या होती है, मीर जाफर तो फिर भी एम्बिशन रखता था, मीर कासिम की उतना बहुत मतलब देखो एम्बिशन तो इसके भी थे, तभी तो अपने ससुर को दगाबाजी दे दिया। लेकिन समझा बात को, मीर कासिम तुलनात्मक रूप से मीर जाफर से ज्यादा सक्षम था। पहला ये क्या करेगा, जैसे ही आएंगे ये कहेंगे कि भाई हमको क्या करना है, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ठीक है, मांगेंगे कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव इन जगहों की दीवानी हमको चाहिए अब तक हम, ठीक है, इनकी दीवानी हमको दे दो, दीवानी का अधिकार हमको दे दो। तो मीर कासिम कहेगा ले लो, क्योंकि भाई इसको भी क्या हुआ भाई, अब ये भी नवाब बन गया तो किसी को नवाब बना देगा, तो जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने पुष्पा देखा तो पुष्पा 2 में क्या वो सीएम बन गया है। अब अगर सिचुएशन अकॉर्डिंग रहे तो पुष्पा जो मांगेगा वो मिलेगा, तो सिंपल सी बात है। तो वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव ये 3 जगह क्या हुआ कि दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। मेरे कासिम इसको देने के बाद तुरंत पहला काम क्या करेगा, कैपिटल चेंज करेगा। वो बोलेगा यार एक काम करो, इनसे थोड़ा दूर चले जाओ ताकि दरबारी संयंत्र का शिकार ना बनो। तो वो क्या करेगा कि भाई हमको कैपिटल चेंज करना है, राजधानी परिवर्तन करना है। तो राजधानी परिवर्तन क्या करेगा, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लगा। पहले ढाका से राजधानी कहाँ जाती है, तो ढाका से पहले राजधानी हमको बताया कि मुर्शिदाबाद जाती है, और अब मुर्शिदाबाद से कहाँ राजधानी गई, मुंगेर गई। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी कौन ले गया था, तो मुर्शिदाबाद हम सबको पता है, मैंने पहले पढ़ा था आपको कि मुर्शिदाबाद को कैपिटल बनाया था आपका मुर्शीद कुली खां। किसने बनाया था, मुर्शीद कुली खां ने, कुली खां ने, ठीक है। क्यों बनाया था ढाका से, ताकि मुगलों से के षड्यंत्र से, ठीक है, अपने आप को बचा लिया जाए। और मुंगेर किसने चेंज किया, तो मुंगेर चेंज किया आपके मीर कासिम ने। क्यों, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के षड्यंत्र से खुद को बचा लिया जाए। तो अब क्या हुआ, अब कैपिटल राजधानी बदल गया। तो जो रखी रखाई व्यवस्था थी अंग्रेजों की मुंगेर में, मुर्शिदाबाद में, वो तो बदल गई। अब कैपिटल क्या होगी, मुंगेर हो गई। तो ये चेंजिंग है, और हमेशा चेंजिंग में क्वेश्चन आएगा। तो कैपिटल किसने 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 मुर्शिदाबाद लाया, कौन मुंगेर लेके गया, ये पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपका कैपिटल चेंज वाला जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कहीं नोट जरूर करना आप लोग इंपॉर्टेंट करके। इतना ही नहीं, मीर कासिम एक बात और समझ जाएगा कि हमको क्या करना होगा, हमको अपनी आर्मी को सक्षम करना होगा और अपनी इकोनॉमी को सक्षम करना होगा। क्योंकि उनको पता है कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आ गए हैं, और ये आर्मी के मुद्दे में क्या है, अपने आप को सशक्त है। देखो आर्मी को अब ये यूरोपियन मॉडर्न में क्या करेगा, खुद को सशक्त करेगा, यानी मॉडर्न आर्मी करेगा। इनको यूरोपीय पद्धति से ट्रेनिंग दिलाएगा, यूरोपीय विधि से, यूरोपीय विधि से इनको क्या करेगा, ट्रेनिंग दिखाएगा, यानी प्रशिक्षण दिलवाएगा, ठीक है। यानी ट्रेडिशनली से अब यूरोपीय विधि से, यूरोप, अब बताइए यूरोपियन कंपनी अभी भी है। खासतौर पर मैंने आपको बताया कि जो फ्रांसीसी कंपनी है, ठीक है, डच है, इनकी मदद से क्या करेगा, बेसिकली कहेगा कि भाई आप हमारी सेना को क्या करो, ट्रेनिंग दो, अपनी आधुनिक सेना में इनको कन्वर्ट कराओ। तो मॉडर्न आर्मी के तौर पे इनको कन्वर्ट कराएगा। इतना ही नहीं, अब मैंने आपसे बताया कभी भी कोई भी दौर अगर इकोनॉमिकली क्या हुआ, पावरफुल हो गया, तो फिर ऑटोमेटिकली वो आर्मी रूप से पावरफुल होगा, क्योंकि फिर पैसे आपके पास है, उस पैसे को लगाओगे आर्मी पे और आर्मी सशक्त बन जाएगी। ज्यादा आर्मी भी रखोगे, कुशल आर्मी भी रख लोगे, तो रिवेन्यू, अब रिवेन्यू
जो खजाना है वो भरा रहे, क्या करना होगा? तो खजाना भरने के लिए क्या होगा कि इसने यहाँ पे क्या लिखा कि एलिमिनेटिंग करप्शन फ्रॉम द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। पहले राजस्व प्रशासन में क्या था कि करप्शन बहुत ज्यादा था। राजस्व प्रशासन में करप्शन यानी भ्रष्टाचार की मौजूदगी का क्या होता था कि नवाब की रेवेन्यू तो घट गई थी, इंडिविजुअली रेवेन्यू बढ़ गई थी, भ्रष्टाचारियों की रेवेन्यू बढ़ गई थी। तो वो करप्शन को क्या करेगा, करप्शन को रिड्यूस करेगा, इसको एलिमिनेट करेगा, भ्रष्टाचार को कम करेगा, भ्रष्टाचार को कम करेगा। अब भ्रष्टाचार जैसे ही कम होगा क्या होगा कि जो सरकारी खजाना है, सरकारी खजाने में क्या होगी, वृद्धि होगी, सरकारी खजाने में वृद्धि होगी। इसका एक छोटा सा तरीका अपनाओ, देखो अब क्या होगा जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे देखता है कि भैया कि जो फर्रुखियर का दस्तक था, अब उस दस्तक का क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। तो दस्तक का अब वो टकराव की स्थिति कहां से आएगी? कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से अब तक क्या कर रहा है वो खुद को, अब तक बचाव कर रहा है कि हमको इनसे लड़ना नहीं है, हमको बचना है और खुद को सक्षम बनाना है। लेकिन टकराव कहां पे आएगा? जब वो अपनी रेवेन्यू को संभालने की कोशिश कर रहा है, अपने जो राजस्व खजाना है, जो सरकारी राजस्व है, जो सरकारी खजाना है, उसमें वृद्धि करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, पता चलता है कि भाई दस्तक का दुरुपयोग हो रहा है। जैसे जो दस्तक की सहूलियत फॉर एग्जांपल दी भी गई थी, ठीक है, वो किसको दी गई थी? तो एक तो अलीवर्दी खां से ही आपको पता होगा, अलीवर्दी खां के ड्यूरेशन से मैंने आपको बता दिया कि अलीवर्दी खां के, जैसे अलीवर्दी खां ने यहाँ पे कहीं, अलीवर्दी खां कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, अलीवर्दी खां ने क्या किया था, 2 करोड़ रुपए एक साथ मुगल बादशाह को भेज दिया था। अब बताओ, 2 करोड़ रुपए एक साथ मुगल बादशाह को भेज दिया था, ठीक है। बोला था साहब आप इसको नजराना समझो, ठीक है, इसको गिफ्ट समझो, या इसको जो मन में आए वो समझो, यही आपको अब अंतिम दे रहे हैं। इसके बाद से आर्थिक रूप से मैं सक्षम हूं, मैं अपना मतलब अलीवर्दी का फुली अपने आप को फुली इंडिपेंडेंट कर लेगा, टोटली इंडिपेंडेंट कर देगा। मतलब अब सांकेतिक तौर पे भी, ठीक है, इंडिपेंडेंट कर देगा, ठीक है। अब सांकेतिक तौर पे भी क्या होगा, उनसे निर्भर नहीं रहेगा, सांकेतिक तौर पे भी। तो यानी जब अलीवर्दी खां खुद को इंडिपेंडेंट कर चुका है तो उसके लोग भी मानेंगे भाई हम जो दस्तक, ठीक है, मुगलों ने दिया, ठीक है, हम फिर भी मानते हैं, आगाती भाई मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने कंपनी को दिया था। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के अधिकारी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो वो कहेगा कि भाई कंपनी से बोलेगा कि आप लोग क्या करो ना, खासतौर पे वेंसी डांट से कि भाई कि रोको, इस दुरुपयोग को रोको। लेकिन होगा क्या, ये लोग दुरुपयोग रोकेंगे नहीं। तो इसको एक स्ट्रेटजी समझ में आती है कि काम करो, हमने कंपनी को छूट दे रखा है, लेकिन भारतीय व्यापारियों को हमने कोई छूट नहीं दिखाया है। भारतीय व्यापारियों को, जो लोकल व्यापारी थे, उनको तो हमने कोई छूट नहीं दे रखा है। तो भारतीय व्यापारी क्या हो रहा है कि भारतीय व्यापारी के लिए व्यापार करना महंगा पड़ जा रहा है, इसके लिए इनकी चीजें महंगी हो जा रही है, मार्केट में टिक नहीं पा रहे हैं। तो भारतीय व्यापारी भी मार्केट में टिके, कंपटीशन में बने रहे, इसके लिए उसने क्या किया कि भारतीय व्यापारियों को भी क्या किया, टैक्स फ्री कर दिया कि भाई आप लोग भी क्या करो, इस क्षेत्र से टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्री दस्तक कर दिए। अब जैसे टैक्स फ्री व्यापार इनको मिलेगा, भारतीय व्यापारी को भी व्यापार करने की छूट मिल जाएगी। अब वो क्या करेंगे, अब यहां पे भारतीय व्यापारी प्रतिस्पर्धा करना स्टार्ट कर देंगे, यानी मार्केट में प्रतिस्पर्धा की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की मार्केट में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाएगी। तो जो लंबे समय तक ये दस्तक का दुरुपयोग करके लाभ ले रहे थे, अब इनका क्या हो जाएगा, लाभ चौपट हो जाएगा। अब ये कहेंगे भाई इससे ठीक तो कौन था, मीर जाफर ही था, कम से कम इतना नौटंकी नहीं किया था, ये तो बहुत नौटंकी कर दिया। मीर जाफर को भी लोग अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। फिर मीर जाफर को फोन करेंगे, भाई कहाँ पे हो, तो कहेंगे तुम्हारा दामाद तो भाई बदतमीज किस्म का इंसान है, एक काम करो तुम आओ, तुमको बनाते हैं, ठीक है। तो बोलेगा कि कैसे, तो बोलेंगे अभी कोई ना तो कोई आरोप लगाएंगे मीर जाफर पे, मीर कासिम पे कोई आरोप लगाएंगे, लेकिन तुम आओ पहले। तो यानी प्रतिस्पर्धा में जब वृद्धि होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मैंने क्या बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी आप देखना जब पॉलिटिकली भी खुद को स्टेबल कर रही है ना, तो अपने आप को इकोनॉमिकल हित वो प्राइमरी रखती है पहले, ठीक है। तो लाभ उनका होगा कम और यही टकराव की स्थिति बन जाएगी। ओके, ये चीज समझ लीजिए। अब देखो होता क्या है, होगा क्या, मीर कासिम के ऊपर बहुत सारे इसी बीच में लगा दिए जाएंगे आरोप और इसको गद्दी से हटा दिया जाएगा, ठीक है। मीर कासिम को, मीर कासिम अपनी जो सेना थी, जो इसके चाहने वाले थे, वो होता ना कि मेरे चाहने वाले हैं, इनको लेके कहेगा अब भाई अगला पावरफुल कौन है। आप सोचो बगल में पावरफुल कौन है, तो पावरफुल में एक तो मराठे हैं, ठीक है। तो मराठे
लेकिन ठीक है, मराठी इस समय, ध्यान देना, इस समय लेकिन मतलब ये मदद मांगने कहां चले जाएंगे, ये मदद मांगने नॉर्थ में निकलेंगे और अवध के पास मदद मांगने निकलेंगे। अवध के पास मदद मांगने निकलने के पीछे का रीजन क्या था कि यहां पे जो मुगल नवाब थे, ध्यान देना, यहां पे जो मुगल नवाब हैं, नाम है उनका शाह आलम द्वितीय, ये मुगल सम्राट है, मुगल सम्राट है। तो शाह आलम द्वितीय भी कहां पे थे उस वक्त, अवध के ही संरक्षण में थे। शाह आलम द्वितीय भी कहां थे, अवध के संरक्षण में थे, यानी यहीं पे मुगल शासक भी थे। मुगल शासक को संरक्षण भी कहां मिला था, शाह आलम द्वितीय को संरक्षण अवध में मिला था। और अवध का जो नवाब था, अवध का जो नवाब था उसका नाम था शुजाउद्दौला। इसका मतलब क्या है कि शुजाउद्दौला एक सक्षम शासक रहा होगा, सक्षम नवाब रहा होगा, तभी तो उसने क्या किया कि मगध मुगल के नवाब शासक को क्या किया, संरक्षण दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या हुआ कि यहां पे चला जाएगा मीर कासिम, मीर कासिम जाएगा। मीर कासिम जाएगा तो बताएगा कि भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं और आने वाले समय में इनका स्ट्रेटजी है कि हमको अवध पे कब्जा करना है। जो दौला सोचेगा कि भाई ये क्या हो गया, तो वो बोलेगा देखिए साहब, हमारा तो गद्दी गयो, बंगाल तो गयो, सिंपल सी बात है, वो तो हमारे ससुर जी को मिल गया है, आजकल में उनको भी हटा के कब्जा कर लेंगे सब। मुगल साहब इतने कमजोर हैं कि अपने ही जो छिटके हुए लोग हैं, ठीक है, उन्हीं के यहाँ आके संरक्षण दिए हैं। भाई अवध भी 1707 के बाद से अलग हुआ था, तो मुगलों की भी स्थिति यानी कमजोर है, यानी मुगल का भी क्षेत्र किसके पास जाने वाला है, तो इन्होंने बोला कि बस जाने वाला है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। जैसे ही नॉर्थ में कदम लगाएंगे, भाई हो तुम ही, क्योंकि साउथ में अभी मराठा और मैसूर असुर है, इनसे तो वो ठीक ठाक दबेंगे, लेकिन तुम्हारी तो खैर नहीं है। तो जब सुजाउद्दौला को लगेगा अच्छा अगली बारी हमारी भी है 10-15 साल बाद, तो वो बोलेगा एक काम करो, तुम कुछ सेना लेके आए हो, तो मुगल कासिम बोलेगा हाँ लाए हैं, ठीक ठाक सेना लेके आए हैं। मुगल से पूछेंगे तुम्हारे पास भी कोई सेना होना है, तो ये बोलेंगे हमारे पास भी कुछ कुछ सेना है। बोलेंगे काम करो, एक तिकड़ी बनाओ, एक तिकड़ी बनाओ, तैयार करो। कैसे बक्सर प्लासी जीते थे, तो बोलेगा प्लासी जीते थे ये हमारे ही लोगों को मिला के, तो हम चलो तीनों मिल जाते इस बार, और तीनों मिल के क्या करते हैं, जवाब देते हैं। हेक्टर मुंडो 6700 की फौज लेके बक्सर के मैदान में आएगा, 6700, बट ये क्या है, आधुनिक रूप से तैयार फौज है, मॉडर्न आर्मी है। और सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम 50,000 की सेना लेके पहुंचते हैं। अब इस मतलब 50,000 और 67,000 की सेना में जब लड़ाई होगी, तो हेक्टर मुनरो के कुशल निर्देशन में क्या होगा कि भाई इंग्लिश विजयी हो जाएंगे, और पहली बार इस जो इंग्लिश है वो आर्मी रूप से सशक्त साबित होते हैं भारत में, पहली बार। अब कभी भी ये लड़ाई जीतते हैं, देखो भारतीय लड़ाई जीतेंगे तो बराबरी में संधि खत्म करेंगे, अभी आपको मैसूर सब दिखाते हैं। भारतीय जैसे लड़ाई जीतेंगे बराबरी में कि भाई तुमने जो जीता तुम ले लो, हमने जो जीता हम ले लें, हम किसी के क्षेत्र में दखल नहीं देंगे और हम एक दूसरे का सहयोग, मतलब जरूरत पड़ने पर सहयोग करेंगे। भारतीय भाई संधि के एकदम पक्के थे, वादे के पक्के, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट ही था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये लेके आते थे। इंग्लिश का था प्राण बिल्कुल ना जाए, वचन भले चला जाए, ठीक है। अब इसी वजह से इंग्लिश लंबा चाहिए, भारतीय लंबे नहीं चाहिए, समझना। अब हुआ क्या कि हेक्टर मुनरो कहेगा एक काम करो, आप लोग को इलाहाबाद में आओ। भाई इलाहाबाद क्यों, क्योंकि मीर कासिम में, शाह आलम द्वितीय में और सुजाउद्दौला में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन, सबसे ज्यादा पावरफुल था अवध। तो अवध का इसके लिए बोला गया भाई आप आओ इलाहाबाद में ट्रीटी करते हैं, एक समझौता होगा हमारे बीच में, हल्का फुल्का समझौता होगा, बहुत तगड़ा समझौता नहीं होगा। इलाहाबाद की संधि स्टार्ट होगी। अच्छा इलाहाबाद की जब संधि स्टार्ट होती है तो इस समय क्लाइव को वापस बुलाया जाता है कि भाई क्लाइव आओ और समझौता करना है। क्लाइव आएगा। 1756 में ट्रीटी हुआ है, और ये ट्रीटी 2 बार, 2 ट्रीटी है, 2 टाइम ये ट्रीटी हुआ है। अलग अलग 3 लोग थे, मीर कासिम को तो कोई औकात थी ही नहीं, तो मीर कासिम को मार भी दिया गया था, बचे 2 ही लोग, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, इनसे अलग अलग ट्रीटी होगी। पहले होगा कि यार कि बड़ा कौन, तो बड़ा भाई के तौर पे मुगल थे, तो पहली समझौता होगी मुगलों के साथ। मुगल से बोलेंगे भाई क्या चाहते हो तुम, क्यों जाके साथ दे दिए, एक काम करो, हमको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों, अब तक वो क्या कर रहे थे, अब तक वो बंगाल के छोटे छोटे वर्धमान नदियां, हुगली की दीवानी मांग रहे थे,
ठीक है, मिदनापुर चटगांव की दीवानी मांग रहे थे। अब वो क्या करेंगे, मुगल से कहेंगे पूरा बंगाल की दीवानी दो हमको, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अपने हाथ में ले लेंगे। अब ये क्या है, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र की इंपॉर्टेंस मेरे भाई समझो इतनी थी कि यही इसी का दीवानी जो पा जाता, कोई भी इस यूरोपियन कंपनी पा जाती तो भारत की राज वही करती। इसमें इतनी समझो कि इसमें वो सारे रिसोर्सेज थे जिसपे भारत पे कंट्रोल कर लो तुम। पैसे खूब थे, पावर खूब था इस क्षेत्र का, व्यापार आप यहां से हर तरफ कर सकते थे, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी व्यापार कर सकते थे, यूरोप भी जा सकते थे, तो मतलब अपार संभावनाओं वाला ये क्षेत्र था। प्लस इनसे बोला कि मालिक तुम दूसरे के दरबार में रह रहे हो, अवध के यहां जाके खाना खा पी रहे हो, बेइज्जती नहीं लग रही है, एक काम करो 26 लाख रुपए पर ईयर हम तुमको पेंशन देंगे। ये कौन सी बात है, हमसे लो पैसे, पैसे ही पैसे अपने पास। तो इनसे बोलेगा हम तुमको 26,000 रुपए पर ईयर पेंशन देंगे, ठीक है, उड़ाओ पैसे, ठीक है, जिसके भी दरबार में रहो मुंह पे मारो पैसे, खाओ पियो मौज करो, 26 लाख रुपए पर ईयर। बोलेगा अच्छा, बोलेगा अच्छा चलो हम तुमको बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले लिए, तुमको अवध के यहाँ रह रहे हो, अवध से हम तुम्हारा तुमको कुछ एरिया देते हैं। अवध से बोलेगा आगे अभी अवध से समझौता कर लेते हैं कि चलो हम अभी जाके सुजाउद्दौला से समझौता करेंगे कि कड़ा और इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है ये तुमको दे दे। किसको दे दे, ये मुगल को दे दे, ये तुमको दिला देते हैं, इसकी दीवानी तुम ले लो। तो हुआ क्या, एक चीज वो अपने ये ईस्ट इंडिया कंपनी पाएगी, मांगेगी कि भाई बंगाल बिहार उड़ीसा तुम हमको दो, पेंशन दे देती है किसको, सालम द्वितीय को, और मुगल को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र देती है। अब बारी आती किसकी, अब बारी आ गई मेरे भाई सुजाउद्दौला की। इनको बुलाएंगे तब 4 दिन बाद, तो इनको तो एक चीज तो तय था कि भाई कड़ा और इलाहाबाद तुमको किसको देना है, मुगल को देना है। इनसे समझौता भाई दो, ये ना नहीं बोलेंगे, हारा हुआ इंसान ना नहीं बोलता है, बोलोगे तो गया गला। पहली बात इनसे बोलेंगे कि हम अवध में कर मुक्त व्यापार करेंगे। ठीक, अब सोचो पहले केवल बंगाल में दस्तक का दुरुपयोग की दिक्कत थी, ये मीर कासिम भाई क्या किए, बंगाल भी गया, बिहार भी गया, उड़ीसा भी गया, अवध भी गया, सब जगह कहीं दीवानी मिल गई, कहीं कर मुक्त व्यापार। अब देखो सुजाउद्दौला निपट गए। इतना ही नहीं, इनका एक चाहने वाला था, ईस्ट इंडिया कंपनी का चाहने वाला था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का चाहने वाला था, राजा बलवंत नाम था। राजा बलवंत बोलेगा कि साहब हम तो आपकी सारी बात मानने के तैयार होते हैं, हम तो जो कहिए आप, ठीक है। अब देखो कि राजा बलवंत को क्या हुआ, राजा बलवंत कहेगा कि भाई कि हम आपकी सहायक संधि को स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार कर लेंगे, सहायक संधि स्वीकार कर लेंगे, यानी वाराणसी में और गाजीपुर में आप जाके क्या करो, ये बेल्ट हमको दिला दो। तो राजा बलवंत को मतलब अवध का वाराणसी और गाजीपुर वाला बेल्ट किसको मिल जाएगा, राजा बलवंत को मिल जाएगा, और यहां पे वो सहायक संधि स्वीकार कर लेगा, यानी अंग्रेजों के संरक्षण में काम करना स्टार्ट करेगा। प्लस यहां पे एक काम होगा कि अवध के खर्च पे, अवध में एक अंग्रेजी सेना खड़ा कर जाएगी, यानी अवध एक बफर स्टेट बनना स्टार्ट होगा। पैसा इनका, आर्मी तैयार हो रही है किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये पूरी की पूरी घटना होती है आपकी, पूरी बक्सर की घटना होती है। और इस तरीके से आप देखो कि अब कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। इसके अलावा क्या होता है, अवध में कर मुक्त व्यापार का ट्रीटी कर ले हैं, वाराणसी और गाजीपुर में इनके लोग आ गए हैं, ठीक है, सहायक इनडायरेक्टली अंग्रेजी सेना अवध में खड़ा कर दिए। तो आर्मी के तौर पे, पॉलिटिकली तौर पे, इकोनॉमिकली तौर पे मतलब जबरदस्त इंपॉर्टेंस रख लेते हैं। अब इनके दिमाग में क्या जाएगा, एक एरिया जाएगा जिस एरिया का नाम है मैसूर। तो अब देखोगे कि मैसूर विजय कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि भाई मैसूर विजय। मैसूर विजय करने के पहले हम देखेंगे कि मैसूर के साथ होता क्या है, ठीक है। अब देखो मैसूर विजय को समझते हैं। मैसूर विजय को समझने के पहले हम देखेंगे कि यार कि मैसूर की स्थिति क्या बनती है, ठीक है। तो पहले हम लोग मैसूर की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेसिकली आज के कर्नाटक वाला जो लोकेशन है उसी की इर्द गिर्द आपको मैसूर देखने को मिलता है। 1565 का एक युद्ध है जिसको हम लोग तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, या इसी को हम लोग राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना। देखो तालीकोटा का युद्ध एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम युद्ध है, अगर हम लोग ये कह लें तो इसमें भी कोई दो बात नहीं है। देखो तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं, तालीकोटा के युद्ध को। तो जैसे हम लोग तालीकोटा का युद्ध समझेंगे तो ये विजयनगर वर्सेस
बहमनी के बीच में हुआ था। विजयनगर वर्सेस बहमनी के बीच में हुआ था, ठीक है, बहमनी के विरुद्ध हुआ था। अब हम लोग विजयनगर जो अंपायर है उसको देखने वाले हैं, ठीक है, लेकिन जब मेडल हिस्ट्री उसको देखेंगे उस समय देखेंगे, विजयनगर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विजयनगर। बस समझ जाओ कि बहमनी ने क्या किया, बहमनी ये मुस्लिम बेड़ा था, ठीक है, यानी ये कुछ लोगों का एक ग्रुप था, ठीक, डिटेल में समझेंगे। और ये आके क्या करते हैं, विजयनगर पे मिलके अटैक कर देते हैं, क्योंकि विजयनगर का संबंध क्या बहमनी से बिगड़ चुका था। और विजयनगर यहां पे हो जाएगा पराजित, विजयनगर हो जाएगा समाप्त, पूर्णतया समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से यहां पे क्या होगा, यहां पे एक वंश की स्थापना होती है, जिस वंश का नाम था वाडियार वंश। आप बोलोगे सर इसी वाडियार वंश से संबंधित मैं हैदर, तो बिल्कुल नहीं। वाडियार वंश की स्थापना हम लोग कहने मतलब है कि 1565 के अराउंड आपकी वाडियार वंश की स्थापना हो जाती है। हालांकि इसी बीच में एक इंसान का जन्म होता है जिसका नाम है हैदर अली। वाडियार वंश में वो एक सिपाही के तौर पे आता है, वो एक सिपाही के तौर पे आता है। और देखते ही देखते क्या होता है कि राज परिवार का अंगरक्षक बन जाएगा। और जब ये राज परिवार का अंगरक्षक बनेगा तो यानी अंगरक्षक जो होते हैं वो परिवार के बहुत नजदीक आ जाते हैं, तो ये महारानी के बड़ा नजदीक आ जाएगा। अब होता क्या है, महारानी से कान भरना शुरू करेगा, ठीक है। इस वक्त महारानी के दो मंत्री थे, ठीक है, नंदराज और देवराज। वो महारानी से बताएगा ये दोनों काम लायक नहीं है, ठीक है, ये इस वक्त प्रधानमंत्री था नंदराज, ठीक है, बोलेगा ये दोनों काम लायक नहीं है, किसी काम के नहीं है, वाडियार वंश डूबने वाला है, असली डुबाने वाला खुद ही था। अब जब ये अंगरक्षक बनेगा तो चूंकि ये एम्बिशन भी इसका बहुत ज्यादा था और योग्य भी बहुत ज्यादा था, तो नंदराज क्या करेगा, महारानी बताती नहीं कि नंदराज की खिलाफ तुम्हारा कान भर रहा है। नंदराज क्या करेगा, बोलेगा एक काम करो कि भाई हम तुमको एक पोस्ट देते हैं, और पोस्ट क्या देते हैं तुमको, हम डिंडी गुल का फौजदार बना देते हैं, ठीक है, डिंडी गुल का क्या करते हैं, फौजदार बनाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, डिंडी गुल का नंदराज के द्वारा क्या किया, हैदर अली को फौजदार बनाया गया। तो सिपाही से भर्ती लेता है और अपनी योग्यता के दम पे देखो वो क्या क्या पता चला है, समय के साथ वो डिंडी गुल का फौजदार बन गया। अब जब वो डिंडी गुल का फौजदार बनेगा तो यहां पे आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करेगा। इस डिंडी गुल को याद रखना, अभी जब हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे तो ये डिंडी गुल फिर आएगा, यहां पे क्या करेगा, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करेगा। अब जब ये आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर लेगा, ये इंपॉर्टेंस देखना, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करने का मतलब है कि हैदर समझ चुका है कि हमको परंपरागत आर्मी नहीं रखनी अगर बहुत लंबा चलना, क्योंकि हैदर के दिमाग में तो आ गया ना कि हम वाडियार वंश का खत्म करेंगे और खुद की डायनेस्टी स्थापित करेंगे। तो ये बताता है कि जब वो केवल और केवल एक क्या है, फौजदार है, तो वो आधुनिक शस्त्रागार स्थापना कर रहा है। मीन्स क्या है कि उसकी एम्बिशन बहुत तगड़े हैं, वो एक बड़ी आर्मी तैयार करना चाहता है, मॉडर्न आर्मी तैयार करना चाहता है। इसी बीच में थोड़ा टीपू सुल्तान को समझ जाओ। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी और इसका एक और योग्य लड़का रहता है जिसका नाम है टीपू। टीपू का भी एक ही नियम रहता है, झुकेगा नहीं साला, चाहे कुछ भी हो जाए। बाप की तरह ये भी था कि कुछ भी हो जाए, नेशनल नहीं इंटरनेशनल है। तो टीपू, अब लेकिन बात है कि भाई तुम इंटरनेशनल बनने की कोशिश कर रहे हो और सामने वाला ऑलरेडी इंटरनेशनल है। अब देखो होता क्या है, टीपू श्रीरंगपट्टनम क्या थी, कैपिटल थी, ठीक है, मैसूर की कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम। पहले कुछ फैक्ट समझ जाओ। तो श्रीरंगपट्टनम में क्या करता है, इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्लब को मैं रेड कलर में हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान देना। श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। फिर श्रीरंगपट्टनम यानी कैपिटल में क्या हुआ, राजधानी में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाता है। राजधानी में क्या है, स्वतंत्रता वृक्ष लगवाएगा। यही नहीं, कई सारे जगहों पे क्या करेगा, कई सारे क्षेत्रों में राजदूत भेजेगा, कई सारे क्षेत्रों में राजदूत भेजेगा। ये तीन काम बेसिकली इसके द्वारा किया जाता है। जैकोबिन क्लब बनवाया जाता है श्रीरंगपट्टनम में, स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया जाता है राजधानी में, और अरब, अफगान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया और मॉरिशस में राजदूत भेजे जाते हैं। ये सारे काम आप देखोगे टीपू सुल्तान ने करते हैं, ठीक है, ये सारे काम करेंगे। राजदूत भेजने का मतलब है कि भैया हम इनसे अपने अच्छे संबंध बना रहे हैं, जरूरत पड़ने पे इनकी मदद लेंगे, ठीक है, चाहे सामरिक मदद, अब खासतौर पे मदद कैसी, सामरिक मदद। ओके, तो ये सब बात थी टीपू सुल्तान की। अब जो फ्रांस से मदद लेगा, ठीक है, जो अरबियन से मदद लेगा, जाहिर सी बात है वो किसका दुश्मन बनेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन बनेगा, ठीक है। और ऑलरेडी टीपू आ कब रहा है, तो टीपू आ रहा है सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के ड्यूरेशन में। सेकेंड आंग्ल
मैसूर युद्ध के ड्यूरेशन में। तो अंग्रेज कहेंगे भाई जब हमारे बीच में लड़ाई ही चल रही है और तुम आके हमारे दुश्मन से संबंध बना रहे हो, मतलब तुम हमको उकसा रहे हो। ठीक है, अब समझो, हमने यहाँ पे हैदर को समझ लिया और हमने यहाँ पे किसको समझ लिया, टीपू सुल्तान को। अब हैदर क्या करेगा, आगे चल के मैसूर डायनेस्टी की नींव रखेगा, किसको हरा के, तो वाडियार वंश को समाप्त करके। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे एक नोट करके इंपॉर्टेंट बात मैं लिखा हूं। एक टेम्पल है जिस टेम्पल का नाम है चामुंडेश्वरी देवी मंदिर। चामुंडेश्वरी देवी मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया था हैदर अली ने। ठीक है, और एक मंदिर है श्रृंगेरी देवी, श्रृंगेरी मंदिर। श्रृंगेरी मंदिर के लिए जो की मरम्मत के लिए जो धन उपलब्ध कराए थे वो उपलब्ध कराया था टीपू सुल्तान ने। तो हैदर यहाँ पे आपको परेशान कर सकता है एक दूसरे का नाम चेंज करके। ठीक है, तो हैदर अली चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर में दान किया था और मरम्मत के लिए किसने पैसे दिया था, श्रृंगेरी मंदिर के लिए, तो टीपू ने उपलब्ध कराते। बाकी हैदर के क्वाइंस पे आप देखोगे कि भारतीय देवताओं के चित्र भी मिलते हैं, जैसे शिव जी के, माता पार्वती के, भगवान विष्णु के की मूर्तियां या उनके चित्र इनके क्वाइंस में मिलते हैं हैदर अली के। अब हैदर अली ने मैसूर डायनेस्टी की नींव तो रख दी, सेना को मॉडर्न कर रहा है। अब बहुत देर नहीं करेंगे, इसी के लिए अंग्रेज क्या करेंगे, 1767 में चुनौती देते हैं किसको, मैसूर को। बोलते भाई काम करो, हमारे तुम्हारे बीच में बटेगा नहीं, आओ हम लोग युद्ध करते हैं। तो इनके बीच में 4 युद्ध हुए जो कि 1767 से स्टार्ट होता है और 99 तक चलता है, यानी लगभग 32 सालों तक आंग्ल और मैसूर युद्ध चलता रहा। आंग्ल मैसूर युद्ध लगभग 32 ईयर तक चलता रहा। इनको तो लगा होगा कि ठीक है ये कोई फ्लावर होगा, लेकिन ये निकला फायर। ठीक है, हैदर अली क्या निकला, फ्लावर की जगह फायर निकला। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो यहाँ पे ईवीएम नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है EMN। ये एक ट्रिक है, ध्यान देना, अभी आपको समझ में आएगा। ई मतलब इंग्लिश, M मतलब मराठा, N मतलब आपका हो गया निजाम। ठीक है, N मतलब आपको हो गया निजाम या हैदराबाद के निजाम मतलब। अब यहाँ पे आपको पहले मैप में दिखा दूं, ये देखो यहाँ पे समझ में आना आपको जरूरी है। ठीक है, इधर भाई ये बेल्ट आपका किसका है, तो ये क्षेत्र आपका हो गया मराठा का क्षेत्र, ये क्षेत्र आपका हो गया मराठा का। ठीक है, ये मराठा हो गए। तो आपकी कर्नाटक वाले बेल्ट में यहां पे कौन है, तो भाई यहां पे आपके मैसूर है। यहाँ पे कौन हो गया, तो ये आपके मैसूर हो गया। ठीक है, और यहां पे आ जाओ, ये जो आपका बेल्ट है ये हैदराबाद वाला जो है। ठीक है, तो यहां पे आपका हैदराबाद के निजाम हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गए, ये हैदराबाद के निजाम का क्षेत्र हो गया। अब होगा क्या, यानी बाउंड्री किससे टच हो रही है, इधर हैदराबाद से दिक्कत है और इधर किससे दिक्कत है, मराठों से दिक्कत है। तो इंग्लिश क्या करेंगे, और इंग्लिश अभी मतलब हर जगह है लेकिन मेनली बंगाल वाले बेल्ट में है। तो इंग्लिश कहेंगे कि भाई एक काम करो, मैसूर से तुम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैसूर से लड़ाई जीतना आसान हो जाएगा इंग्लिश का अगर यहाँ पे साथ कौन दे दे, मराठा साथ दे दे और हैदराबाद के निजाम साथ दे दे। अगर ये दो लोग साथ दे दे तो ये जात के फोन करेगा मराठाओं को, हैदराबाद के निजाम को, कि भाई हम आपका सहमति चाहते हैं, एक हम त्रिगुट बनाना चाहते हैं, और इस त्रिगुट का क्या होगा, लाभ आपको भी मिलेगा, हमको ही केवल फायदा नहीं है। भाई आपका भी पड़ोसी है, आपको परेशान करके रखा है, तो कहो तो पड़ोसी को निपटाते हैं। तो एक गुट बनेगा EMN, यानी इंग्लिश, मराठा और निजाम। अब देखो हैदर अली और टीपू में डिफरेंस यहीं से समझना। हैदर अली को जैसे ही पता चलेगा ये त्रिगुट है, और हैदर को पता है कि भाई हम त्रिगुट से तो लड़ नहीं पाएंगे, भाई मराठा अपने आप में छापा मार युद्ध में प्रवीण। ठीक है, इनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, इंग्लिश के लिए भी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो दो तो ऐसे हैं जिन जो नियम मानते ही नहीं है। ठीक है, दो नियम मानते नहीं है। एक है निजाम, वो बगल में है भाई, सेना तो उसके पास भी है। तो वो जाएंगे मराठों से, बोलेंगे भैया क्या चाहिए आपको, क्यों वहां पर जा रहे हो, हम आपको चौथ भी देने के लिए तैयार हैं, ले लो चौथ जो चाहिए आपको। आपको सरदेशमुखी देने के लिए तैयार है, ले लो। 35 लाख रुपए इनको देते हैं। मराठा बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। निजाम से बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए तुम ले लो। तो निजाम का क्या भाई, अब मराठा मान गए तो हम भी मान जाते हैं। इंग्लिश से बोलेंगे भाई तुम्हारा पर्सनल अपना लड़ाई है, तुम लड़ दो, हमको मैसूर के अगेंस्ट नहीं जाना है, हैदर अली बड़ी आदमी है। ठीक है, हैदर लड़ेगा तो विजयी भी होगा। पहले
आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी होता है और अंग्रेज क्या करेंगे, मद्रास की ट्रीटी करेंगे। अब अगर यही ट्रीटी कौन करता, अगर यही ट्रीटी अंग्रेज करते, क्या कहते, मद्रास में, ठीक है, से सहायक संधि स्वीकार कराते, मद्रास के खर्च पे आर्मी रखवाते, मद्रास में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराते या मद्रास की दीवानी ले लेते, ये सारा काम कर देते। लेकिन अब जब हैदर अली जीता है तो समझौता क्या हो रहा है, हम दोनों लोग एक दूसरे के क्षेत्र पे क्लेम नहीं करेंगे, हम अपने क्षेत्र पे जाएंगे, मैसूर अपने क्षेत्र पे जाए। हैदर अली बढ़िया आदमी है और ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़िया आदमी है, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। अब देखो यही भारतीय शासकों की खराबी थी, एक दूसरे की सहायता करेंगे, वो तुमको निपटाने आ रहा है और तुम जीतना की बात कह रहे हो कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। ट्रीटी खत्म, इतनी ही ट्रीटी हुई। अब ये ट्रीटी कब हो रही है, 69 में, ये ट्रीटी हो रही है 1769 में। 2 साल बाद मराठा अटैक करेंगे मद्रास पे, सॉरी मैसूर पे, नहीं ध्यान देंगे इंग्लिश, यानी उनकी ट्रीटी 2 साल में खत्म, बाढ़ में जाओ, बच गया ना, खत्म बवाल। अब आप समझ गए होगे कि भाई फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसने 2 बातों को प्रमाणित किया। बात नंबर 1 कि ये बहादुर भी हैं, ये आर्मी के तौर पे भी सशक्त हैं, क्योंकि भाई मॉडर्न आर्मी इसने तैयार की है, मॉडर्न पद्धतियों को सीखा है। दूसरी बात, ये रणनीतिक तौर पे भी, स्ट्रेटजी बनाने के तौर पे भी क्या है, सक्षम है हैदर अली। ये 2 चीज तो इनको समझ में आ गई। इस बीच में थोड़ा सा मराठा पे नजर भिड़ाएंगे, फिर मराठा भी पावरफुल निकल जाते हैं। अब देखो ये 70 का दशक है, 10 साल का लगभग इंतजार करेंगे और सेकेंड मैसूर वाद कर देंगे। और ये मैसूर वाद भी कैसे होगा, इस बीच में चूंकि आर्मी को पावरफुल बनाना ही था, आर्मी पावरफुल बनी भी, आर्मी को पावरफुल बनाने के लिए समय के साथ क्या हुआ, फ्रांसीसियों से मैसूर का संबंध और अच्छा होना स्टार्ट हुआ। और ये 1780 से 84 का दौर याद करो, इस वक्त यूएसए में अमेरिकी क्रांति हो रही है। क्या हो रही है, इस दौर में अमेरिकी क्रांति हो रही है। और अमेरिकी क्रांति में क्या होता है कि भाई यूके के हाथ से अमेरिका निकल जाएगा और अमेरिकियों का साथ कौन देते हैं, फ्रांसीसी देते हैं। यानी ये दौर वो है कि फ्रांसीसी और भी दुश्मन बन गए अमेरिका के, सॉरी यूके के। तो माही बंदरगाह एक ऐसा पोर्ट था जिसपे समझ जाओ कि फ्रांस और मैसूर का ट्रेड यहीं से चलता था मैक्सिमम, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया था माहे पोर्ट। तो होगा क्या, इस समय जो गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करेगा, माहे पोर्ट पे कब्जा कर लेगा। क्या काम करो, हम लोग को माहे पोर्ट पे कैप्चर करना चाहिए। अब जैसे ही माहे पोर्ट पे कैप्चर हो गया, मींस क्या है कि मैसूर को मिल गया चुनौती कि भैया दम है तो छुड़ाओ। अब यहां से क्या होगा कि पहुंच जाएगा हैदर अली। हैदर अली, अब हेस्टिंग्स क्या करेंगे, पहले कर्नल वेली को भेजते हैं, कर्नल वेली को 6 इंच छोटा करेगा, मारेगा, मतलब हरा देगा। कौन, हैदर अली। वेली हार जाएगा, अब हेस्टिंग्स को, अली बाप रे बाप ये तो गलती हो गया। फिर कैप्टन मुनरो को भेजेगा, मुनरो को भी हरा देता है। अब तो मतलब हेस्टिंग्स की हालत समझ जाओ वही थी कि भाई गई इज्जत। अब हेस्टिंग्स क्या करेगा, बोलेगा अब जो मेरा सबसे भयानक वाला सेनापति है आयरकुट, आयरकुट को भेजो, आयरकुट को भेजो। आयरकुट को भेजता है। आयरकुट क्या करेगा, पोर्टानोवा को युद्ध करेगा और यहीं पे हैदर अली को चोट लग जाती है। भाई अब लगातार लड़ाई लड़ रहा है और हैदर अली की डेथ हो जाती है। अब समझ रहे हैं आप बात को। यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझो मेरी बात, आप लोग देख क्या रहे हो कि हम लोग कहते क्या है कि आर्मी तौर पे सक्षम था, मॉडर्न आर्मी थी, मॉडर्न आर्मी थी, नेवल पावर थी। आप एक चीज समझ रहे हो, भारत में जैसे एक सेनापति हारता था युद्ध खत्म। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हैदर अली पहले कर्नल वैली को हराता है, फिर दूसरी टुकड़ी आ जाती है कुछ समय बाद। किसके निर्देशन में, मुनरो के निर्देशन में, कर्नल मुनरो के निर्देशन में एक और टुकड़ी आ जाती है। मुनरो को हराएगा, हेस्टिंग्स तीसरी टुकड़ी किसके निर्देशन में भेजेगा, पोर्टानोवा युद्ध में, आयरकुट के निर्देशन में। तो इनके पास अधिकारियों के भी अपनी वरीयता क्रम थी, बहुत सारे पैरेलल इनके पास अधिकारी थे। और भारत में क्या था कि एक ऊपर की लाइन से टूटा तो खत्म, इनके पास लेयर्स ज्यादा थे, इसी की वजह से लंबा चले युद्धों में भी।
पोर्टा, अब देखो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध भी मैं जीत गया था मैं हैदर, लेकिन ठीक है अब यहां पर उसको चोट लग जाती है। चोट लगेगी तो भाई भयानक चोट लग जाती है, लगभग निपटने वाली चोट लग जाती है। इस बीच में टीपू को बुलाएगा और टीपू का राज्यारोहण करवा देगा श्रीरंगपट्टनम में। टीपू टीपू राजा बन जाएगा। टीपू बोलेगा कि अच्छा पोटानवा का युद्ध चूंकि हैदर हार चुका है, तो बोलेगा हमने एक काम करो, ट्रीटी कोई करना चाहे तो ट्रीटी कर ले, हम पिताजी की अंतिम संस्कार में आप शामिल होना चाहते हैं तो मंगलोर की ट्रीटी होगी, मंगलोर की ट्रीटी होगी, ठीक है ध्यान देना। तो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की ट्रीटी होती है। ये अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो देखने की कोशिश करिएगा इसको, ठीक है। मंगलोर की ट्रीटी होगी, मंगलोर की ट्रीटी होगी तो आप क्वेश्चन आ सकता है कि मंगलोर की ट्रीटी किसने की। तो भाई एक तरफ तो आपको पता है कि हैदर अली तो होगा नहीं, टीपू होगा। दूसरी तरफ कौन था? क्या वारेन हेस्टिंग्स था जो कि उस वक्त गवर्नर जनरल था? क्या आयरकुट था जो कि सेनानायक था, पोटानोवा का युद्ध जीता था? या कोई और था? तो मंगलोर की ट्रीटी इन दोनों ने नहीं की थी। पार्टिसिपेट किया था इस ट्रीटी में लॉर्ड मैक जो आपकी मैकार्टिनी था उसने पार्टिसिपेट, ठीक है, मैकार्टिनी नाम था उसने, ठीक ठीक है, मैरकार्टनी जो भी कह लीजिए ये था, इसने ट्रीटी किया। तो थोड़ा उदार स्वभाव का था मैरकार्टनी, तो वो क्या बोलेगा, ट्रीटी को पैरेलल लाके खत्म कर देगा, जस्ट उसी टाइप से जैसा आंग्ल मैसूर वक्त फर्स्ट में हुआ था। अब इस बात पे हेस्टिंग्स खूब चिल्लाता है मैकार्टनी पे, बोला यार ये जीता हुआ युद्ध था, मैं अगर गया तो पता क्या करता, सहायक संधि आधा क्षेत्र ले लेता, कम से कम आर्मी रखो, ठीक है, मतलब जो इनका नियम था। तुम क्या करके आए हो, भूजा लेके आए हो, जीता हुआ लड़ाई हरा दिए। अब इसके बाद से भैया क्योंकि संतोष तो मिला नहीं, अब तीसरी लड़ाई थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट होती है 1790 से 92 में। अभी कौन है? अभी है टीपू। और टीपू से क्यों? तो हमने टीपू के बारे में ये पूछा, क्या कर रहा है, जेकोबिन क्लब स्थापित करा, खुद इसका मेंबर बनेगा, स्वतंत्रता का वृक्ष लगा रहा है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति की क्या कॉन्सेप्ट था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन कॉन्सेप्ट को लेके आएगा, राजदूत भेज रहा है। अब ये दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट होगा और इस थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में वही हाल होगा जो हाल करने की कोशिश क्या की गई है, त्रिगुट बनाई गई। देखना थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट होगा और ये किसका ड्यूरेशन है, कार्नवालिस का ड्यूरेशन है, याद रखना ये कार्नवालिस आ चुका है। तो कार्नवालिस क्या करेगा, त्रिगुट बनाएगा, ये ईएमएन का मतलब वही है। और मैंने आपसे बताया कि मैसूर और मराठों का खटक चुका भाई, 71 में ही मराठे क्या करते थे, लड़ाई कर देते, तो मनमुटाव चल रहा है और निजाम का भी चल रहा है मनमुटाव। तो होगा क्या इसी बीच में, और जब ये भाई टीपू इसके दुश्मनों से संबंध बना रहा है तो कार्नवालिस भी क्या करेगा कि इनके अपोजिट बलों से संबंध बनाना स्टार्ट करेगा। अब ये त्रिगुट का बनना एकदम कंपलसरी था क्योंकि मैसूर की बढ़ती शक्ति से थोड़ा सा निजाम तो डरे हुए थे, मराठा नहीं डरे हुए थे लेकिन निजाम डरा हुआ था। और क्योंकि ये पावरफुल बन रहे थे तो मराठाओं से भी आनाकानी कर रहे थे। तो यानी अब जब आनाकानी करोगे तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो इंग्लिश का साथ देंगे मराठा और निजाम, इस बार टूटेंगे नहीं ये तय था, क्योंकि हैदर अली रणनीतिक तौर पे फेल कर गया और ये त्रिगुट तोड़ नहीं पाता जो कि हैदर अली ने फर्स्ट आंग्ल मैसूर वार में तोड़ दिया था। इस बीच में क्या होगा, ठीक है, त्रावणकोर के साथ थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है टीपू का। तो त्रावणकोर पे टीपू क्या करेगा, अटैक कर देगा। और त्रावणकोर एक फ्रेंड स्टेट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंग्लिश का। अंग्रेजी वैसे तो देखो यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्ती किए हुए हैं, समझौता है कि हम एक दूसरे पे युद्ध होगा तो हम साथ देंगे। मराठा ने युद्ध किया था, कहा नहीं साथ दिए, लेकिन यहाँ केवल हाथ मिलाए थे त्रावणकोर पे। एक बार रोड खोज रहे थे तो जैसे ही त्रावणकोर पे अटैक किए, अब इनको बहाना मिल गया किसके पे अटैक करने के लिए, मैसूर पे अटैक करने के लिए। अब ये कर देंगे मैसूर पे अटैक। होता क्या भाई, इस लड़ाई को हार जाता है कि त्रिगुट से हार जाता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है। किसको? ये सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है टीपू को, श्रीरंगपट्टनम कैपिटल में इसको संधि करनी पड़ती है। संधि में देखो जो लॉर्ड मैकार्टनी नहीं कर पाया वही काम यहाँ पे होता है। टीपू का आधा स्टेट, आधा राज्य ले लिया जाएगा। 3 करोड़ रुपए युद्ध हर जाने के तौर पे टीपू से मांगा जाएगा। भाई बहुत मेहनत लगा जीतने में, बहुत परेशान किया, तो युद्ध हर जाना तो बहुत रुपया खर्च हो गया हमारा, ठीक है। हम BMW से लड़ाई करने आए थे, तुम हाथी घोड़ा से लड़ते होगे, युद्ध हर जाना लिया। तुम मराठा निजाम कहेंगे हमको क्या मिलेगा, बोलेंगे कहा नहीं मिलेगा, ये मैप देखो आपको पता चलेगा क्या क्या मिला।
आप इस तीनों, मैंने आपको बोला था डिंडीगुल को ध्यान से देखना, डिंडीगुल इंपॉर्टेंट है। डिंडीगुल ये आपको दिख रहा होगा, जहां पे आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था 1755 में हैदर अली ने। ये आपको मालाबार जिला दिख रहा होगा, और ये आपको बारामहल दिख रहा होगा। ये बोलेंगे हम केवल ये डीबीएम, डिंडीगुल, ठीक है, बारामहल और मालाबार, ये क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे। बस हम छोटा सा ये एरिया अपने लेंगे। मराठा किधर थे भाई, नर्मदा के ऊपर वाला बेल्ट बेसिकली मराठाओं का था, तो बोलेंगे इसके नॉर्थ में कुछ एरिया तुम ले लो, जो मैसूर का था। नर्मदा के नॉर्थ में जो मैसूर का एरिया था वो किसको दे दिए भाई, ले लो तुम। और कृष्णा और कावेरी के बीच में कुछ एरिया लगता था, किसका, मैसूर का, बोलेंगे कि निजाम से वो तुम ले लो। अब आप बोलोगे कि सर ये तो ये एरिया लिए भाई, ये स्ट्रेटेजिक एरिया है, ये पोर्ट एरिया है, सॉरी, सामरिक तौर पे इनका और व्यापारिक तौर पे, मतलब इस एरिया का जो डीबीएम था, ये सामरिक प्लस व्यापारिक, इनकी दोनों इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। और इनको जो दिया, जो नॉन फर्टाइल भी थे, बहुत उपजाऊ भी नहीं थे, और सामरिक में तो उनका था ही नहीं, दे दिए भाई। ये लोग भी खुश, हम भी खुश। अब देखो कॉर्नवालिस ने जब क्या किया कि ये डिवीजन देखता है, तो भाई एक तरफ कौन है, एक तरफ मित्र है, मित्र में कौन है, तो मित्र में एक तरफ आपके इस युद्ध के मित्र हैं, मराठा है, और एक तरफ निजाम है, और वर्सेस इधर टीपू है। अगर हम लोग इनको छोड़ के बात करें, तो ये कहता है कि मैंने अपने मित्रों को, ध्यान रहा, यानी मित्रों को अर्थात तत्कालीन मित्रों को, मराठा और निजाम को क्या किया, शक्तिशाली नहीं बनने दिया। इनको भाई संधि किया, तो संधि में ऐसी चीजें दिया जो इनको पावरफुल ना बने, ना आर्थिक तौर पे ना सामरिक तौर पे। और टीपू को हमने क्या किया, पंगु बना दिया, मतलब ये दोबारा चल नहीं पाएगा, दोबारा मैसूर को तैयार नहीं कर पाएगा, ऐसा छोड़ा हो, ठीक। अब टीपू से कहता है भाई कि पंगु क्यों बना दिया, क्योंकि टीपू के पास ये युद्ध हर्जाना देने के लिए रुपया नहीं रहता है, तो ये अपने दो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गिरवी रख देता टीपू, ठीक। अच्छा, टीपू उसी कॉन्सेप्ट पे था, झुकेगा नहीं साला। तो होता क्या है, टीपू लॉर्ड वेलेस्ली का दौर आएगा 1799 में। वेलेस्ली हमको पता है किस चीज के लिए फेमस है, सहायक संधि के लिए। बोलेगा टीपू से कर लो, टीपू कहेगा ना, बच्चा बंदी, सब कुछ चला गया। अब ये क्या करेगा, टीपू को चारों तरफ से घेर लेगा, यानी श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से घेर लेगा, और टीपू की इस लड़ाई में मृत्यु हो जाती है, टीपू मर जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, फाइनली क्या होता है, फाइनली होगा कि मैसूर पे कंट्रोल किसका, कंट्रोल किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा इंग्लिश का। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग पहली बार में कब्जाते नहीं थे, आपको बता दूं, हमेशा कभी भी पहली लड़ाई में कब्जाते नहीं थे, वो दूसरी बार में अयोग्यता दिखा के कब्जाते थे। ये हाल आप बंगाल में देखिए, यही हाल अभी मैसूर में देखोगे, यही हाल अभी अवध में देखोगे, हर जगह यही हाल था। तो वो पहले तो मैसूर में जीतेंगे, लेकिन कहेंगे काम करो, एक कठपुतली बैठा था, बाद में उसी कठपुतली को हटा के खुद बैठ जाएंगे। तो आपको मैंने वाडियार डायनेस्टी बताई थी ना, कि जिसको हटा के मैसूर डायनेस्टी आया था, इसके एक 2 साल का लड़का था, नाम था कृष्णराज, इसी वंश का। तो इसी 2 साल के लड़के को गद्दी पे बैठा देंगे। अब सोचो, अब तो जो ये क्या करेगा, ठीक है, इससे बड़ा कठपुतली क्या बन सकता है। 2 साल का लड़का गद्दी पे बैठेगा वाडियार डायनेस्टी के, और ये कठपुतली शासक रहेगा। और शासन कौन चलाएगा, शासन चलाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, और मैसूर के साथ क्या करेंगे, सहायक संधि साइन कर लेंगे। सहायक संधि डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, अभी बस इतना दिमाग रखो कि इन्होंने सहायक संधि साइन कर दी। वेलेस्ली का स्टेटमेंट, आंग्ल मैसूर वार में 2 स्टेटमेंट है, एक कार्नवालिस का, एक वेलेस्ली का। अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है, क्योंकि भाई छोटा सा बच्चा था और मैसूर खत्म, मतलब टीपू को मार दिए हैं, इसीलिए पूरब का राज्य, मतलब पूरब में शक्तिशाली राज्यों में एक था मैसूर, तो वो अब इनके कदमों में आ चुका है। पूरी मैसूर इनडायरेक्टली अभी नहीं हो गई, ठीक है। अच्छा, अब लोग कि सर यहां पे आधा राज्य क्यों लिए थे, यहीं पे जब 3 करोड़ रुपए में 2 बच्चे लिए हैं, तो पूरा राज्य भी ले लेते। 2-4 लोग और मार रहा था, टीपू को भी तुरंत मार देना था। अगर पूरा राज्य लेते तो पूरे राज्य में से हिस्सा भी तो देना पड़ता निजाम और मैसूर को बढ़िया सा। तो जो मित्र थे वो क्या होते, शक्तिशाली बन जाते। हमेशा समझो,
उतना ही लिया जितने में मित्र क्या हो, शक्तिशाली ना। यानी इस पूरे ट्रीटी में इसने इस बात का न केवल ध्यान दिया कि हमको शत्रु को बस पंगु बना दो, इनकी मदद से लंगड़ा कर दो, एकदम असहाय और शक्तिशाली, क्योंकि शत्रु को शक्तिशाली नहीं बने, मित्र को भी शक्तिशाली नहीं बने देना है। बाद में वो तुम्हारे शत्रु है, मराठा फॉर एग्जाम्पल। अब कॉन्सेप्ट समझ आता है, दिमाग कितना लगाते हैं। बाद में जो पंगु बनी गया, अभी चल ही नहीं पा रहा है बच्चा इसका हमारे कंट्रोल में, तो इसको कभी तो मार सकते हैं, पूरा ले लेंगे। अभी पूरा लेंगे तो इनको हिस्सा देना पड़ेगा। ये मेन स्ट्रेटजी थी। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मराठा साम्राज्य है। हम लोग मराठा में केवल आंग्ल मराठा युद्ध नहीं पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य पूरा स्टार्ट करेंगे शिवाजी के इंट्रो से, कैसे शिवाजी ने आरंभिक विजय स्थापित की, कैसे स्टेट की स्थापना करते हैं वगैरह वगैरह। वो पूरी एक कॉन्सेप्ट को देखो, नोट्स तैयार करो एकदम, पूरी शिवाजी का वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे और पूरी मराठा एक साथ कंप्लीट करेंगे, आंग्ल मराठा युद्ध वगैरह सब। नेक्स्ट क्लास हमारा जो होने वाला है, जो हमारा लेक्चर 5 होने वाला है, वो हमारा होने वाला है मराठा साम्राज्य के ऊपर। तो उम्मीद करेंगे ये क्लास आप सबको समझ में आई होगी, बढ़िया रही हो। नोट्स आपको शेयर कर देता हूं तो कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। विश्वास को 30 क्लास के बाद हिस्ट्री का डर आप सबका खत्म हो जाएगा। ये अभी 4थी क्लास खत्म हुई है, 5वीं क्लास हमारी आने वाली है, ठीक है। तो सारा डर और खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत रहेगी नहीं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आगामी परीक्षा में आपसे हंसते खेलते होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों अपने शेयर कर देना। और यूपी पीसीएस और आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसको ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करते रहें। जय हिंद।